हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की बैक एक्सरसाइज करेंगे, बुक एक्सरसाइज करेंगे। बुक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट नहीं होता है? माउंटेन नेचुरल इन्वायरमेंट है, रिवर नेचुरल इन्वायरमेंट है, एनिमल नेचुरल इन्वायरमेंट है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है, इसलिए नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बायोटिक इन्वायरमेंट। बायोटिक इन्वायरमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है? तो पहले हम वर्ड बायोटिक को लेकर चलते हैं। बायोटिक क्या होता है? जिसमें लिविंग थिंग्स होती हैं। अब इन ऑप्शंस में हमें बताना है कि कौन सा लिविंग थिंग में नहीं आता है या लिविंग नहीं है। फर्स्ट है बनियान ट्री, सेकंड टॉर्टोइज, थर्ड जिराफ। ये तीनों ही लिविंग में आते हैं, तो तीनों ही ये बायोटिक हैं, बट प्लेट्यू ये अबायोटिक इन्वायरमेंट में आता है, इसलिए बायोटिक नहीं है। तो आंसर होगा प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर नहीं, लिथोस्फेयर नहीं बोलते। आयोनाइजेशन भी नहीं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में और लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए कौन से ऑप्शंस रिस्पॉन्सिबल हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन वाटर। वाटर के अंदर जो वेस्टेज डाल देते हैं, जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है वो वाटर के अंदर डाल देते हैं, वो बिल्कुल है। नेक्स्ट है यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर का जो ज़्यादा यूज होता है वो भी पॉल्यूशन का एक कारण है। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा कटाव, वो भी क्या है? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का एक कारण है। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएंगे? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इज ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड कौन सा होता है? बायोस्फेयर। हाँ, आपको ध्यान होगा बायोस्फेयर के अंदर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर तीनों की ही लिविंग थिंग्स आती हैं, तीनों ही आते हैं, इसलिए जो लिविंग वर्ल्ड है उसको हम बायोस्फेयर भी बोलते हैं या बायोस्फेयर को हम लिविंग वर्ल्ड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन बी, इसका फर्स्ट है, डैश इज सराउंडेड इन विच एन ऑर्गेनिज्म लीव। किसी भी और कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर लीव करता है जिस वातावरण, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर। एटमोस्फेयर क्या है? गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर तीनों का मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉइल इरोजन इज कॉज ड्यू टू। सॉइल इरोजन किसके कारण होता है? डिफोरेस्टेशन के कारण होता है। जब फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा कटाव हो जाता है तो सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल पॉन्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। एक स्मॉल पॉन्ड, हमने स्मॉल पॉन्ड का एग्जांपल लिया था इकोसिस्टम में। स्मॉल पॉन्ड क्या होता है? जिसके अंदर बहुत सारे लिविंग थिंग्स होते हैं और वो आपस में प्लस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा सी पार्ट, राइट ट्रू एंड फॉल्स। इसका फर्स्ट पार्ट आपका, नेचुरल इन्वायरमेंट हैज बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये ट्रू हुआ क्योंकि नेचुरल इन्वायरमेंट में दोनों चीजें आती हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आती हैं, तो बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट में। इसका जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड्स ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग। ग्रासलैंड हमें हाइड्रोस्फीयर में नहीं, लिथोस्फीयर में पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स लीड टू सॉइल एसिडिफिकेशन। बहुत ज़्यादा जब आप फर्टिलाइजर का यूज कर लेते हो तो सॉइल एसिडिफिकेशन होता है, सॉइल के ऊपर बहुत सारा एसिड ही फैल जाता है या फिर उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, इसलिए स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है, एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। बिल्कुल सही है, एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं उनसे हमें बचाता है। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके साथ साथ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका आपस में रिलेशन प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म का सराउंड से रिलेशन, अपने आसपास जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स वातावरण है उनसे रिलेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। इसके लिए हमने एक एग्जांपल भी लिया था पॉन्ड का, कि पॉन्ड के अंदर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं, उन सभी का आपस में इंटरेक्शन होता है,
जैसे कि जो इक्वेटिक एनिमल है, मान लो फिश है, फिश उसके अंदर ही रहने वाले या उसके अंदर होने वाले प्लांट्स को ही खाती है, और एक छोटी फिश को एक बड़ी फिश खाती है, तो आपस में इन सब का इंटरेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे आसपास जो भी कंडीशन है, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं, वो सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी चीज़ें हैं जो रहती है हमारे आसपास, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने में, बढ़ने में या ऑपरेट करने में उसको मदद करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। जो भी चीज़ें हमारे पास है वो सारी हमारी इन्वायरमेंट के अंदर आती है, इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोसफेयर। एटमोसफेयर के अलग अलग लेयर्स के बारे में। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ एक्सोस्फेयर। इन पांचों को मैं डिफाइन करवा चुकी हूँ पहले भी, अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को देखिए, इस चैप्टर को जो रीड करवाया गया वो वाली वीडियो देखिए इससे पहले की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होती है? अर्थ का सबसे बाहर का जो पार्ट होता है, आउटमोस्ट लेयर जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। ये बिल्कुल आउटर पार्ट होता है अर्थ का। इसी के ऊपर हमें ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट वगैरह मिलते हैं, मिनरल्स भी इसी के ऊपर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज अ बायोस्फीयर। द नैरो जोन वेयर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर मीट। जहाँ ये तीनों मिलते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर, तीनों जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर। अगर इन सभी क्वेश्चन में से आपको किसी में भी डाउट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए, अदरवाइज जो एक्सप्लेनेशन, चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है उसको आप फिर से देखिए। अब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में चलते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के ऊपर ह्यूमन के जो बुरे प्रभाव पड़े हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के जो बुरे प्रभाव पड़े हैं वो हमें बताने हैं। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज क्या होता है, उससे सॉइल एसिडिफिकेशन होता है, सॉइल खराब होती है, सॉइल के जितने न्यूट्रिशंस होते हैं, हमारी मिट्टी के अंदर जो नेचुरल न्यूट्रिशंस होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। जब ज़्यादा हम एक्सेस में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे तो हमारी उपजाऊ मिट्टी नहीं रहेगी, वो बंजर बन जाएगी, और इसके कारण वो बंजर बन भी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। जब वनों का या फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा कटाव होता है तो सॉइल फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, और सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, सॉइल का कटाव, मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू। अब देखिए इसमें भी डिफॉरेस्टेशन के कारण ही रेनफॉल जो होती है वो भी बहुत कम हो जाती है, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो वाइल्ड एनिमल कहाँ से रहेंगे, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स का घर ही फॉरेस्ट होता है। जब उनके घर ही नहीं है तो वाइल्ड एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को देखें तो दोनों ही बहुत हो जाएंगे, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के कारण ही सॉइल इरोजन भी हो रहा है, सॉइल फर्टिलिटी भी खत्म हो रही है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल बहुत डिक्रीज हो गई है, बहुत ज़्यादा लो हो गई है, एंड एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स भी डिफॉरेस्टेशन के कारण ही हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, राइट, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर के बारे में हम देखते हैं। ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से ढक के रखा हुआ है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है, जो रेडिएशंस सन से आती हैं, हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर ही एक ऐसा कारण है जिसके कारण हमारी प्लैनेट पे या हमारे अर्थ पे लाइफ है। थर्ड क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एक पार्ट है एनवायरनमेंट का, क्योंकि एनवायरनमेंट से ही उन्हें फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, एंड लाइफ हैबिटेट भी एनवायरनमेंट के कारण ही है। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, उसने नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डैमेज हो गया है। उसके बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ के कारण हमारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, फॉरेस्ट का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सॉइल इरोजन बहुत हुआ है डिफॉरेस्टेशन के कारण ही, और रेनफॉल भी बहुत कम हो गई। तो सारे इफेक्ट किसके कारण है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही हो रहे हैं। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से बचाव करना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो, हमें फॉरेस्ट का कटाव नहीं करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल एनवायरनमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिले होते हैं, नेचर उनको बनाता है, हम उनको नहीं बनाते। और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन से होते हैं, जिनको ह्यूमन बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट
नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं, जैसे माउंटेन, रिवर, वेजिटेशंस, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं, इसलिए नेचुरल एनवायरनमेंट में आएंगी। और जो ह्यूमन ने बनाए हैं वो सारे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में आएंगे, जैसे कि रोड्स, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और अगर हम और भी चीज़ें इसमें ले सकते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो सारी भी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंदर आएंगी। अगर आपको इन किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से देखिए, एंड इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको पहले सेंड कर दी गई है, आप उसको भी दोबारा से देख सकते हैं जब तक आपको क्लियर ना हो। थैंक यू।